हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशा एंड बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। लेट्स स्टार्ट आवर ब्रांड न्यू स्टोरी द हाफ मून थीफ पार्ट 2। 30 मार्च 2020 आज की तारीख। ईवो अभी अभी यूनिवर्सिटी से लौटा था। दोपहर के 1 बज रहे थे। आते ही उसके फादर के हेड बटलर ने उसके हाथ में एक रेड फाइल थमाते हुए कहा, मास्टर ईवो, आपके पिता ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं जो उन्हें अर्जेंटली चाहिए और वो चाहते हैं कि आप उन्हें लेकर आए। आप खुद क्यों नहीं करते? आप उनके फेवरेट सर्वेंट हैं ना, फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? ईवो ने फिंगमिंग जिंग से कहा। वो आते ही अपने पिता की गुलामी नहीं करना चाहता था क्योंकि दोपहर के 1 बज रहे थे। अभी उसे अपने भाई से भी मिलना था। उसके बाद शाम को 7 बजे उसके नाइट क्लब की शिफ्ट शुरू हो जाती, जहाँ पर देर से पहुँचने पर उसकी सैलरी भी कट होती थी। एक तो वो इतना बिजी था, ऊपर से उसे अपने फादर से मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि घर में बाकी के भी काम हैं जहाँ पर मेरा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बस इस एड्रेस पर जाकर ये डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने हैं, कहते हुए फेंगमिंग जिग ने ईवो के हाथ में एक कागज़ और रेड फाइल थमाई और बिना उसके जवाब का इंतज़ार किए वहाँ से चला गया। ईवो ने उस चिट पर देखा जहाँ पर 5 स्टार रेस्टोरेंट टेस्ट योर ड्रीम के एक ब्रांच का एड्रेस लिखा हुआ था। उसे देखते ही घिन आई क्योंकि इसी के लिए उसके फादर ने उसके बड़े भाई का सौदा किया था 2 साल पहले, जिसकी वजह से हाइक्वान ने जेम्स वांग के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। ईवो सोचता था काश वो भी ऐसा कर पाता, लेकिन उसकी इनकम में ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो 2 पार्ट टाइम जॉब करता था ताकि अपने फादर से अलग होने के बाद कम से कम उसके पास एक अपार्टमेंट हो और वो अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट कर पाए। इसलिए उसने बारटेंडर बनने का सोचा क्योंकि उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हो या फिर कुछ और, जब तक कि आप अपने काम में पंक्चुअल हो। साथ ही वहाँ की सैलरी भी बढ़िया थी। उसका दूसरा जॉब था एक पेस्ट्री शॉप में। इस जॉब से उसे ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन पेस्ट्रीज बनाना उसे बहुत पसंद था। साथ ही यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा था। पेस्ट्री के ओनर उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। हाँ, उसके डैड का ऐसा सोचना था कि कुकिंग या फिर बेकिंग ऐसी चीज़ है जो सिर्फ वुमेन्स के लिए बनी है, लेकिन ईवो के साथ ऐसा नहीं था। वो बेकिंग हर वक्त कर सकता था, जब वो खुश हो, बोर हो रहा हो, नर्वस हो, गुस्सा हो या फिर कुछ भी। बेकिंग ईवो का पैशन था, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से बेकिंग कर पाता था। ईवो बताए गए एड्रेस पर पहुंच गया क्योंकि अभी के लिए तो उसके पास अपने डैड के ऑर्डर्स फॉलो करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, जब तक कि वो उनके घर में रह रहा है। ईवो जानता था कि उसके डैड ज़रूर वीआईपी रूम में होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे ही अंदर घुसकर सीधे वीआईपी रूम में चले जाना एरोगेंट लगता है। इसलिए ईवो ने एक वेटर से पूछा, लेकिन वेटर ने बस उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। ईवो समझ सकता था कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था। तभी वहाँ पर खड़ी एक वेट्रेस खुद से चलकर ईवो के पास आई। उसने आकर ईवो को अपने साथ चलने का इशारा किया। ईवो साफ समझ पा रहा था कि वो वेट्रेस ईवो को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। करे भी क्यों ना, ईवो एक रिच बिजनेसमैन का वारिस था, साथ ही हैंडसम भी था, सच्चा बॉयफ्रेंड मटेरियल। इसलिए ईवो को हमेशा ही ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ता था। कोई लड़की उसके सामने इनोसेंट पढ़ने का नाटक करती, कोई क्यूट बनती, कोई ज़बरदस्ती फिसलती। जाहिर सी बात है, बीइंग अ जेंटलमैन, ईवो अपने आसपास की गिरती पड़ती लड़कियों को सहारा तो देगा ही देगा। इस लड़की ने भी सेम टेक्निक अपनाई। ईवो के सामने उसने फिसलने का नाटक किया तो ईवो को मजबूरी में उसे पकड़ना ही पड़ा। तुरंत वह लड़की ईवो की तारीफ करने लगी। मिस्टर वांग, थैंक यू सो मच। आप कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। एक पल के लिए तो मैं डर ही गई थी कहीं मैं गिर ना जाऊं। सोचिए तो मेरा चेहरा कितना ख़राब लगता अगर इस पर स्क्रैचेस पड़ जाते तो। वो लड़की ईवो के सामने क्यूट बनने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं मिस, लेकिन अगर आप ठीक है तो प्लीज़ जल्दी कीजिए, मेरे फादर मेरा वेट कर रहे होंगे, ईवो ने कहा। तो वो लड़की उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। वो लड़की ईवो को लेकर वीआईपी रूम के सामने आ गई। जब ईवो थैंक यू कहकर जाने लगा तो उसने कहा, मिस्टर वांग, बस थैंक यू से काम नहीं चलेगा। कैसा रहेगा अगर आप मेरे साथ 1 कप कॉफ़ी पीने चले? ये सही तरीका होता है थैंक यू कहने का।
वैसे ये मेरी ट्रीट रहेगी, कहते हुए वो ईबो की तरफ देखने लगी। थैंक यू मिस, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास बाद में इतना टाइम रहेगा। ईबो तो लिटरली उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वेट्रेस और पास आते हुए ईबो के गाल को टच करते हुए बोली, टू बैड, आपका कल के बारे में क्या ख्याल है? ईबो ने बिल्कुल पोलाइटली उसे मना करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मिस, मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आपको आपके पसंद का लड़का ज़रूर मिलेगा। वैसे आपकी ब्यूटी और पर्सनालिटी की वजह से शायद ये दिन जल्दी ही आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं हूँ, तो प्लीज़ स्टॉप फ्लर्टिंग और मुझे बाकी के मैटर सुलझाने दीजिए। कहते हुए ईबो पोलाइटली वीआईपी रूम में दाखिल हुआ। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर एक और खूबसूरत लड़की खड़ी है। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ईबो को देखकर सरप्राइज हो गई है, और ईबो को ये पक्का यकीन था कि उसने उसके और वेट्रेस की बातें सुन ली है। हाँ, ये बात अलग थी कि ईबो को हमेशा प्राउड फील होता था कि लड़कियाँ उसके पीछे इतनी पागल है, लेकिन अभी तक उसने किसी को भी डेट नहीं किया था। सीधी सी बात है, वो लड़कियाँ ईबो के पीछे उसके पैसों के लिए पागल थी। ईबो इस बात से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, इसलिए बस एक चीज़ में वो अपने डैड से सहमत था, बेटर सेफ देन सॉरी। इसका मतलब ऐसी चीज़ों से पहले से ही दूर रहो जो तुम्हारे लिए परेशानियाँ खड़ी कर सकती है। हाँ, वैसे एक लड़की ईबो की ज़िंदगी में थी जो उसे काफ़ी पसंद भी थी। वो एक चीयरफुल लड़की थी। वो कोरिया से थी और एक पॉलिटिशियन की बेटी थी। उसे चाइनीज़ नहीं आती थी, इसलिए ईबो ने उसे हेल्प ऑफर की। दोनों कुछ ही दिनों में अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन ईबो को पता चला कि उसकी फैमिली को वापस कोरिया भेज दिया गया है। उनके साथ क्या हुआ ये तो उसे पता नहीं था, लेकिन कुछ भी हो, हर सुई घूमकर उसके फादर के पास आकर ही रुकती थी। क्योंकि एक दिन जब टीवी पर उस कोरियन पॉलिटिशियन की न्यूज़ चल रही थी, तब ईबो के फादर उसके साथ न्यूज़ देख रहे थे। उन्होंने उस न्यूज़ पर कमेंट किया, लोगों को हमेशा अपनी हद में रहना चाहिए। अगर वो ज़्यादा उड़ने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई आकर उनके पर काट ही देगा। फिर उसने ईबो की तरफ देखकर कहा, ईबो, ये बात हमेशा याद रखना। ईबो उस वक्त के लिए तो शॉक हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके डैड को कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है। वो और वो लड़की सिर्फ दोस्त थे। उस दिन के बाद से ईबो बिल्कुल अकेला रहने लगा। इधर जैसे ही ईबो वीआईपी रूम में आया, उसने देखा कि उसके फादर किसी और के साथ बैठे हुए हैं। ये लगभग 60 साल का आदमी था। ईबो के डैड ने आते ही ईबो से पूछा, मैंने कहा नहीं था कि मुझे जल्दी चाहिए, फिर इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे माफ़ कीजिए फादर, ईबो ने कहा। जवाब में बस एक चुकल मिला। तुम्हारा बेटा तो काफ़ी पोलाइट और हैंडसम है जेम्स। मुझे हमेशा से ही ऐसा बेटा चाहिए था। तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं इसे अडॉप्ट कर लूँ तो? जो क्रैक करते हुए सामने वाला आदमी ज़ोर से हंसने लगा। बिलीव मिचलिन, ये हैंडसमनेस मुझसे आई है। साथ ही साथ मेरा बेटा जितना पोलाइट है उतना ही मासूम भी है। कहते हुए ईबो के फादर भी हंसने लगे। तुम्हारा बेटा क्या करता है? क्या ये भी तुम्हारे साथ काम करता है? उस आदमी ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, अभी ये स्टडी कर रहा है। साथ ही ये पार्ट टाइम जॉब भी करता है ताकि ये अपने पैरों पर खड़ा रह सके। वैसे भी तुम्हारे पास मेरे जैसा हैंडसम बेटा नहीं है तो क्या हुआ, ब्यूटीफुल डॉटर तो है। मेरे ख्याल से तो मुझे तुम पर जलस होना चाहिए। पास में खड़ा ईबो ये सोच रहा था, क्या ये मिस्टर चिलिन कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है? क्योंकि जिस तरह से उसके फादर उसे मक्खन लगा रहे थे, ज़रूर ही इसके साथ बहुत बड़ा प्रॉफिट जुड़ा होगा। लेकिन ईबो को उनके बातों के बीच में दखल देने का कोई हक नहीं था। थोड़ी देर बाद जब जेम्स हुआ का ग्लास खाली हुआ, तब ईबो उसके पास जाकर उसका ग्लास फिल करने लगा। तब उसने ईबो को इग्नोर कर दिया। ये एक सिग्नल था। ईबो मिस्टर चिलिन की तरफ मुड़कर बोला, मिस्टर चिलिन, क्या मैं आपका ग्लास भी फिल कर दूं? तो उस आदमी ने खुश होकर ईबो की तरफ अपना ग्लास बढ़ाया। वो फिर से एक बार बातें शुरू करें इससे पहले अपने डैड से पूछकर ईबो वहाँ से बाहर निकला। बाहर निकलते वक्त वो किसी से टकराया। ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले दरवाजे पर खड़ी थी। ओह, आई एम सॉरी मिस,
ईबो ने उस लड़की से कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप दरवाजे के उस तरफ थी। सॉरी, मैं आपसे टकराया। कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? ईबो ने चिंता जताई, लेकिन वो लड़की मुस्कुराई और बोली, सब कुछ ठीक है। वैसे ये मेरी भी गलती थी, मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए था। हाँ, मैं चौंक तो गया था, लेकिन अब बेटर हूँ। थैंक गॉड, आपको कहीं हर्ट नहीं हुआ। कहते हुए ईबो ने फिर से एक बार उस लड़की से माफ़ी मांगी और वहाँ से चला गया। रेस्टोरेंट के बाहर आते ही उसने एक गहरी सांस ली। जब तक वो वहाँ से पास नहीं हो जाता तब तक उस लड़की की नज़रें ईबो को अपने ऊपर फील हो रही थी। वैसे भी जब भी वो अपने डैड के आसपास होता था वो हमेशा ही डरा हुआ रहता था। लगभग 3 बज चुके थे। ईबो सीधा वहाँ से टैक्सी लेकर जोई के अपार्टमेंट में आ गया। उसके डोरबेल बजाते ही उसके भतीजे मेंग युआन ने दरवाज़ा खोला। ईबो को देखते ही वो हंसते हुए ईबो की तरफ दौड़ा। ईबो ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और कहा, तुम तो दिन ब दिन भारी होते जा रहे हो। इस पर युआन बोला, नहीं, मैं मोटा नहीं हूँ। ईबो ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम मोटे हो? तुम तो बड़े हो रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हें दूध पीना बंद कर देना चाहिए। तभी जोई अंदर से आते हुए बोली, क्यों बिगाड़ रहे हो इसे तो और दूध पीने की ज़रूरत है। ईबो ने जोई को ग्रीट किया तो जोई ने कहा, शुक्र है कि तुम वक्त निकाल पाए। हाइक्वान अंदर बैठा है, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है। जोई ने ईबो के हाथ से युआन को लिया और ईबो अपने भाई से मिलने चला गया। अंदर जाते वक्त वो फिर से एक बार सोचने लगा, अगर हाइक्वान को पता होता युआन के बारे में तो वो कभी भी यांगजी से शादी नहीं करता। भले ही ये शादी उसने जोई को प्रोटेक्ट करने के लिए की हो, लेकिन ये कभी भी युआन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। एक तरफ हाइक्वान है जो अपने बेबी के लिए कुछ भी कर सकता है और दूसरी तरफ उसके फादर है जो चाइना के तीसरे अमीर इंसान हैं, लेकिन फिर भी उनकी भूख अभी तक नहीं मिटी है। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। और जोई तो उसके नज़र में कांटा थी। अगर जोई को ईबो और हाइक्वान प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते तो जेम्स वान ने जोई को कब का ठिकाने लगा दिया होता। ईबो तो अपने फादर से रिवेंज लेना चाहता था जोई और युआन के लिए। वैसे ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि यांगजी कभी भी हाइक्वान की शिकायत कर सकती थी। वो अब भी जोई से मिलता है, उसे चीट करता है, लेकिन ईबो को पता था हाइक्वान ऐसा नहीं है। उसने शादी के बाद ना ही यांगजी को और ना ही जोई को टच किया। हाँ, वो जोई की फिक्र करता था क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन वो सबसे दूर चला गया था। अकेले ही इस लव ट्रायंगल में सफ़र कर रहा था। उसकी सफरिंग्स को ईबो बहुत अच्छी तरह से समझता था। जब युआन पैदा हुआ तो जोई, ईबो और हाइक्वान तीनों ही खुशी से झूम उठे। धीरे धीरे हाइक्वान अपने शेल से बाहर आ गया। वो फिर से मुस्कुराने लगा। ऐसा नहीं था कि हाइक्वान को यांगजी या फिर उसके परिवार वाले परेशान करते थे, बल्कि इसका बिल्कुल अपोजिट था। यांगजी हाइक्वान से पागलों की तरह प्यार करती थी और उसके इन लॉज भी खुश थे क्योंकि वो यांगजी को बहुत अच्छी तरह से रखता था। बेसिकली ईबो के आसपास का हर कोई खुश था, सिवाय ईबो, हाइक्वान और जोई के। ईबो जैसे ही हाइक्वान के पास पहुंचा, उसने देखा कि हाइक्वान किताब पढ़ रहा है। ईबो को देखते ही हाइक्वान ने उसे गले से लगाया। कैसे हो तुम? उसने पूछा। ईबो ने भी कहा कि वो ठीक है। तो हाइक्वान ने कहा, 3 हफ्तों से हम नहीं मिले हैं, मुझे तो लगा था कि तुम किसी लड़की के साथ होगे। हाइक्वान मुस्कुरा कर बोला। तो ईबो ने अपनी आंखें रोल कर ली। तो हाइक्वान ने हंसते हुए कहा, गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हारी एक आध गर्लफ्रेंड तो हो सकती है। तो ईबो ने कहा, भाई प्लीज़, हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। तो हाइक्वान ने कहा, अरे कभी अपने बारे में भी तो सोचा करो। एक तो फादर से इतना डरते हो, ऊपर से तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है, कितने अकेले हो तुम। ईबो को दिखाई दे रहा था हाइक्वान उसके लिए चिंता कर रहा है, लेकिन क्या करे। अगर उसके आसपास के लोगों को प्रोटेक्टेड रखना है तो उसे तो अकेला रहना ही है। किसी के पास जाकर वो अपने फादर के लिए और मोहरे नहीं बनाना चाहता था जिससे वो उसे धमकी दे सके। इसलिए ईबो ने गंभीर आवाज़ में कहा, मेरे पास तुम हो, जोई है, युआन है, मेरे लिए ये सब काफ़ी है। हाइक्वान को पता था
ईबो को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तरह से उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, इसलिए उसने अपना सर हिलाया। दोनों भाई काफ़ी देर तक बात करते रहे। थोड़ी देर बाद हाइक्वान ने कहा, क्या तुम पिछली बार की तरह मैपल कपकेक बना सकते हो? ऑफ कोर्स, मैं युआन के लिए वैनिला प्रेज़ल भी बना दूंगा। आई एम श्योर कि उसे वो बहुत पसंद आएंगे। कहते हुए ईबो वहाँ से उठा। ईबो के बाहर आते ही युआन हंसते हुए उसकी तरफ दौड़ा और उससे बोला, अंकल प्ले प्ले। युआन, उसे परेशान मत करो, चलो यहाँ आओ। कहते हुए हाइक्वान ने युआन को उठाकर अपने गोद में बिठा लिया। युआन हमेशा ही हाइक्वान के गोद में जाकर सो जाता था, लेकिन ईबो युआन से मिलने के लिए 3 हफ्ते बाद आया था, इसलिए युआन आज किसी भी हालत में उसके साथ खेलना चाहता था। और वो जिद करे भी क्यों ना, उसके प्यारे ईबो अंकल ने उससे वादा जो किया था कि जब भी वो आएगा वो युआन के साथ बहुत खेलेगा। ईबो शाम 6 बजे तक जोई के घर में रुका। चारों मिलकर खूब खेले, खाना खाया। इसके बाद ईबो अपने नाइट क्लब के लिए चला गया। इधर यीफेई अपने पिता के पास आती हुई बोली, डैड, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मेरे पास तो तुम्हारे लिए हमेशा ही वक्त है। बताओ, क्या बात करनी है? चिलिन ने अपनी बेटी से पूछा। क्या इंडिया का प्रिंस अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? उसने पूछा। मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। मैंने कितने सारे लड़कों का रिश्ता तुम्हारे लिए लाया, लेकिन तुम्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने देश के बारे में तो सोचो। तुम 29 ईयर्स की हो चुकी हो, लेकिन फिर भी ऐसे लड़के का इंतज़ार कर रही हो जो तुमसे प्यार करता हो, तुम्हारी दौलत से नहीं। मैं मानता हूँ कि तुम सच कह रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारे रीति रिवाजों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। चिलिन ने यीफेई को समझाते हुए कहा। तो यीफेई ने कहा, मैं मानती हूँ डैड, पर इतनी जल्दी क्या है? जब आप राजा बने थे, आप 32 ईयर्स के थे। यीफेई, जो म्यांमार की प्रिंसेस हैं, उसने अपने पिता को चिढ़ाते हुए कहा। तो चिलिन ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारी मदर आर्मी में थी और मैं उनका इंतज़ार कर रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं 26 की उम्र में उनसे शादी कर चुका होता। तो यीफेई ने कहा, डैड, जब आप अपने प्यार का इंतज़ार कर सकते हैं तो मैं अपने प्यार का इंतज़ार क्यों नहीं कर सकती? इस पर चिलिन ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? तुम कब तक इंतज़ार करती रहोगी? तो यीफेई ने कहा, डैड, मुझे लगता है मुझे मेरा प्यार मिल गया है। क्या मतलब है तुम्हारा तुम्हें मिल गया है? तुम सच कह रही हो? चिलिन ने खुश होते हुए कहा। हाँ, लेकिन अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ, और श्योर होने के लिए मैं उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती हूँ। डैड, क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं उसके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। यीफेई ने कहा। क्या वो रॉयल फैमिली से नहीं है? चिलिन ने पूछा। दैट्स नॉट अ बिग डील डैड, मॉम भी तो कॉमनर थी। एंड यू नो, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और पोलाइट है और हैंडसम भी है, इसलिए मैं उससे फिर से एक बार मिलना चाहती हूँ, उसे और जानना चाहती हूँ। तो क्या प्लीज़ आप मेरी मदद करोगे? यीफेई ने अपने डैड से रिक्वेस्ट की। इस पर चिलिन का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, मेरी बेटी ने फाइनली किसी में तो इंटरेस्ट लिया। क्या अब तुम मुझे बताओगे भी किसने तुम्हारा दिल चुराया है? चिलिन ने उत्सुकता से पूछा। तो यीफेई ने शर्माते हुए कहा, वो आपके दोस्त और बिजनेस पार्टनर जेम्स हुआंग का बेटा है, वांग यीबो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तो इट्स टाइम फॉर Q&A। तो मनोज कुमार जी और एक और व्यूअर है जो मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं जहान और वेंचिंग पर फैनफिक बनाऊंगी। तो मुझे ऐसा कोई फैनफिक मिला नहीं है अभी तक। हाँ, वैसे लव ट्रायंगल वाला है, मेरा अपना भी एक है, वॉज लॉक विथ किस, और सोना 74U का भी है जिसका नाम है सिंगल फ्लावर ट्विन बीज। लेकिन इन दोनों में भी फाइनल में जाकर चिंग अलग होती है और जहान और यीबो मिलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही बना दूँ। वैसे इसके बारे में मेरे दिमाग में कुछ रफ़ आइडिया चल भी रहे थे, लेकिन पता नहीं मैं कब लिखूँगी और कब एक्सप्लेन करूँगी।
और हाँ, इस बात की भी कोई आइडिया नहीं है कि शाओजान और वेंचिंग का फैनफिक आपको अच्छा लगता है या नहीं, तो मुझे इस बारे में कमेंट करके बताइए। अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो मैं शाओजान और मेंग सोई यानी वेंचिंग को लेकर एक फैनफिक एक्सप्लेन कर दूंगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून एंड वांगशन बबल में खुश रहिए। बाय बाय।